हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम इस टॉपिक को पहले विस्तार से पढ़ेंगे और फिर इस पर आधारित कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। हमारा यहाँ पे उद्देश्य रहेगा कि आप सभी लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में भली भांति चीज़ों को समझें, ताकि आपके दैनिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में और कंपटीशन एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगी, संघ में प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी शक्ति है जो पूरे देश को चलाता है। तो इसके बारे में क्यों ना हमें पता हो, चाहे हम कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे हों या ना दे रहे हों, फिर भी इसके बारे में हमें बेसिक चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता क्या है? जैसे आपको पता होगा, भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है और संसदीय स्वरूप में जो हमारी कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि वह प्रमुख तो होता है, लेकिन वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, अर्थात वह संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो कि वास्तव में सरकार का प्रमुख होता है। लोकसभा में अच्छा, अब बात ये आती है कि प्रधानमंत्री कौन होता है या किसको बनाया जाता है या किसको चुना जाता है। तो लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है और वह मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। अर्थात मंत्रिपरिषद का कोई भी मीटिंग हो, कोई भी उनको निर्णय लेना हो, उसमें अध्यक्ष की भूमिका में प्रधानमंत्री रहते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और कौन करता है? तो कैसे के लिए तो लोकसभा की जो सामान्य चुनाव होते हैं वह प्रक्रिया है। मेन चीज़ और मुद्दे की चीज़ क्या है कि वह बहुमत दल का नेता होना चाहिए। अगर बहुमत दल का नेता है तो उसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। अब सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, आप लोगों के बात दिमाग में भी आ रही होगी, ऐसा कई बार होता है कि जितनी भी पार्टियां हैं उनमें से कोई भी बहुमत में नहीं आ पा रही है। उस परिस्थिति में दो चीज़ें होती हैं, या तो वह पार्टियां अपना गठबंधन कर लें या फिर राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार जो उस परिस्थिति में सबसे बड़ा दल हो उसके नेता को नियुक्त करें। संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे। मतलब ये हमें अब संवैधानिक पहलू पता चल गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन वो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? तो वह है अपना अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो कोई भी कार्य करेंगे उसके लिए उन्हें सलाह और सुझाव दिए जाएंगे और वह सलाह और सुझाव मंत्रिपरिषद के होंगे।
और इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। इस प्रकार अनुच्छेद 74(1) के तहत हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान मंत्रिपरिषद की बात करता है। राष्ट्रपति का परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा वह मंत्रिपरिषद की सलाह और सुझाव पर करेगा, एज पर अनुच्छेद 74(1). लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति स्वयं से करता है, जिनको अभी हम यहाँ देखते हैं। जिनमें सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में कर सकता है। कौन सी हैं भाई वो 2 परिस्थितियाँ? पहली परिस्थिति है जब गठबंधन सरकारों के मामले में लोकसभा किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। अभी हमने जैसी पहले ही बात की थी, त्रिशंकु लोकसभा की जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के 1 महीने के भीतर लोकसभा में विश्वास मत पारित किया जाना चाहिए। यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि प्रधानमंत्री किसी को भी जो उस परिस्थिति में सबसे बड़े दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री तो नियुक्त कर देता है, लेकिन उसमें एक शर्त ये लग जाती है कि फिर उसको 1 महीने के अंदर अंदर सदन में पटल पर विश्वास मत हासिल करना होता है। नेक्स्ट, जब प्रधानमंत्री का अपने कार्यकाल के दौरान अचानक निधन हो जाए। अब ये एक अलग ही परिस्थिति है। प्रधानमंत्री थे, अपने कार्यकाल को अच्छे से संचालित कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनका निधन हो गया। ऐसे में क्या किया जाए? तो उस स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं जो उनको परिस्थिति के अनुसार सही लगता है। उदाहरण के लिए आपको अगर याद हो तो नेहरू जी की मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई थी। उस स्थिति में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा को नियुक्त किया गया था। ऐसे ही 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, उसमें वो भी देश की प्रधानमंत्री थी। तब तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित कुछ फैसले, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन पे आप जरूर थोड़ा ध्यान दें। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1980 में दिए गए एक फैसले के अनुसार एक व्यक्ति को उचित अवधि के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने पर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यह बात दिल्ली उच्च न्यायालय के 1980 में दिए गए फैसले के अनुसार है कि एक व्यक्ति को उचित अवधि में लोकसभा में बहुमत साबित करने पर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब त्रिशंकु लोकसभा हो तो राष्ट्रपति जिसको उस परिस्थिति में बहुमत दल का नेता समझें या बड़े दल का नेता समझें, उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसको 1 महीने के अंदर अंदर सदन में पटल पर अपने बहुमत को साबित करना होगा। यह चीज़ कहाँ से निकल के आई? अब अगर हमसे ऐसा सवाल बन जाए कि यह चीज़ कहाँ से निकल के आई, तो हम ये कह सकते हैं कि यह दिल्ली उच्च न्यायालय के 1980 के फैसले के अनुसार बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 1997 में दिए गए एक निर्णय के अनुसार संसद के किसी भी गैर सदस्य को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति के 6 महीने के भीतर
नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। आपकी ये बात निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट के 1997 के निर्णय से। अब जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब अपने कार्य के दौरान अचानक से प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक के अनुसार करता है। एग्जाम्पल के लिए हमने दिया था इंदिरा गांधी की मृत्यु, उस समय उन्होंने राजीव गांधी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि उस समय राजीव गांधी ना तो लोकसभा के सदस्य थे और ना ही राज्यसभा के, जबकि प्रधानमंत्री को संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। तो इसी चीज़ के लिए 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि आप किसी भी व्यक्ति को मंत्री और प्रधानमंत्री तो नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो जब आप नियुक्त कर रहे हैं तब भले ही किसी भी सदन का सदस्य ना हो, लेकिन विदिन 6 मंथ उसको किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री की शपथ। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में प्रधानमंत्री की शपथ और प्रतिज्ञान की बात कही गई है और इनको यह शपथ कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। शपथ में प्रधानमंत्री भारत के संविधान, संप्रभुता और अखंडता में सच्चे विश्वास की शपथ लेते हैं। किस चीज़ की शपथ लेते हैं? भारत के संविधान, संप्रभुता और अखंडता में। उसके बाद प्रधानमंत्री एक और शपथ लेते हैं, वह है गोपनीयता की शपथ, जिसमें वह किसी भी मामले को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करने की शपथ लेते हैं जो उनके विचार या संज्ञान में लाया गया है। ये गोपनीयता की शपथ क्या होती है? अब आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो हर बात को आप हर किसी के साथ शेयर या साझा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको ये गोपनीयता की अलग से शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री का कार्यालय, टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। अब यहाँ पे एक शब्द आया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे जैसे चाहे वैसे प्रधानमंत्री को हटा देगा। राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब वह लोकसभा में अपना विश्वास खो चुके हों। देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जरूर अपने पद पर हैं, पर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहें जैसे चाहें वैसे प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर देंगे। वह प्रधानमंत्री को उनके पद से तभी हटा सकते हैं या उनको तभी बर्खास्त कर सकते हैं जब वह लोकसभा में अपना विश्वास खो चुके हों। प्रधानमंत्री पद हेतु आवश्यक पात्रता। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। शपथ लेने के समय उसे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, जैसा कि अभी हमने ऊपर बात की थी। नेक्स्ट, यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो
तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वेतन और भत्ते। सैलरी एंड अलाउंसेस। प्रधानमंत्री को संसद सदस्यों के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। प्रधानमंत्री को जो पारिश्रमिक मिलता है उसमें अन्य मंत्रियों की तुलना में कुछ अतिरिक्त भत्ते और सुविधाओं के प्रावधान हैं। ये प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के अनुसार रहते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य, इसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देना क्या है? एड एंड एडवाइस। राष्ट्रपति को सलाह देना। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति एवं इस्तीफे के संबंध में विषयों पर सलाह देते हैं। दूसरा, विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के विभागों के वितरण और फेरबदल के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि देखो, हमारे यहाँ पे कैबिनेट होती है और पूरी मंत्रिपरिषद होती है, उसमें जितने भी मंत्री होते हैं उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देता है और फिर उनकी नियुक्ति होती है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम के रूप में कार्य, एक तरफ हमारी मंत्रिपरिषद हो गई, दूसरी तरफ राष्ट्रपति हो गए। अब इन दोनों के बीच में संचार माध्यम के रूप में जो कार्य करता है वो कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रशासनिक मामलों में संबंधित जानकारी देने में सहायता करता है। अध्यक्ष के रूप में कार्य, प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ पे अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं? तो ये है जैसे कि आपका नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद इत्यादि में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। मुखिया के रूप में कार्य, प्रधानमंत्री मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और संसद के सदनों में सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। इसके कुछ अन्य कार्य हैं: विदेश नीतियों को आकार देना, पार्टी का नेता होना, राजनीतिक मुखिया आदि प्रमुख कार्य भी प्रधानमंत्री द्वारा या उसके नेतृत्व में किए जाते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। हम देखते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? यह अनुच्छेद मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की उसकी शक्ति से संबंधित है, जैसा कि हमने अभी ऊपर बात किया था। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो भी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 75। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं। मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की संख्या का 15% होगी। यह व्यवस्था
91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा लागू की गई है। देखो, जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि हर एक पार्टी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके नेताओं को मंत्री पद दिए जाएं। ऐसी समस्याओं से समाधान और निजात पाने के लिए 91वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में यह व्यवस्था दी गई कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15%, लोकसभा की 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी चर्चा की थी। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर भी ध्यान दो। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सभी मंत्री एक साथ मिलकर एक ग्रुप में किसके प्रति उत्तरदायी हैं? लोकसभा के। जबकि प्रत्येक मंत्री अपने आप में किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रियों को किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यह अनिवार्य नहीं है कि जो मंत्री बने वो लोकसभा का ही सदस्य हो या कि वो राज्यसभा का ही सदस्य हो। किसी को भी मंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 77। कोई भी कार्यकारी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो भी एग्जीक्यूटिव वर्क होता है इंडिया में, कोई भी कार्य हो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और वो राष्ट्रपति के नाम से किया हुआ ही जाना जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति भारत सरकार के लिए नियम भी बना सकते हैं जिससे कार्यों में करने में आसानी हो। अनुच्छेद 78। सदस्यों की परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताते हैं। राष्ट्रपति भी सदस्यों की परिषद के विचार के लिए मुद्दों का उल्लेख कर सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्तियों से संबंधित सलाह भी देते हैं। जो ये अपॉइंटमेंट रिलेटेड प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति को एडवाइस होती है, इसका वर्णन आर्टिकल 78 में किया गया है, जो कि हमें ध्यान रखना होगा। अब हम देखते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या है? वास्तव में मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रियों का एक समूह। तो इसमें किस प्रकार के मंत्री होते हैं? भारत में मंत्रिपरिषद में मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जिनको हम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के रूप में जानते हैं। अब देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री कौन है। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 15 से 20 होती है। यह मंत्रिपरिषद का मुख्य भाग या केंद्र होता है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है, इस चीज़ को देखते हैं। कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 352 में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 352 में। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें शामिल किया गया है। इससे आपको 2 चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय नहीं हुआ था, अर्थात उस समय ये शब्द संविधान में वर्णित नहीं था। इस शब्द का वर्णन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में किया गया है। नीतियों के संबंध में कैबिनेट सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। जो भी हमारे नीति संबंधित निर्णय होते हैं उनमें कैबिनेट सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। देखो, कैबिनेट अगर हम आपको आम भाषा में समझाएं
तो ये हमारे मुख्य और उच्च मंत्रियों का एक समूह है। जैसे गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, इस टाइप के जो हमारे प्रमुख मंत्री होते हैं ये कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। इनकी संख्या कम रखी गई, कम इसलिए रखी गई है ताकि कोई भी निर्णय लेना है तो कम लोग रहेंगे तो उस निर्णय को आसानी से लिया जा सकता है। आगे हम देखते हैं राज्य मंत्री। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं राज्य मंत्री वो जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो किसी भी ऑफिस में जुड़े हुए होते हैं, अर्थात संलग्न कार्यालय, जिनको किसी और मंत्री के साथ या किसी और ऑफिस के साथ अटैच कर दिया जाता है। राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में तभी शामिल होते हैं जब उन्हें आमंत्रित किया जाता है। राज्य के संलग्न मंत्री कैबिनेट मंत्रियों को उनके काम में सहायता करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे उपमंत्री। ये मंत्री स्वतंत्र नहीं होते हैं और कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध होते हैं। जैसे कि कैबिनेट मंत्री अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, राज्य मंत्री क्या है, दो टाइप में होते हैं, कुछ स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं और कुछ संलग्न मंत्री होते हैं। जबकि उपमंत्री जो हैं वो स्पष्ट कर दिया है कि उनको स्वतंत्र प्रभार दिया ही नहीं जाता है, अर्थात वो सिर्फ संलग्न मंत्री के रूप में रहते हैं। मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो क्या हैं। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में क्या वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, जिसे उसकी सलाह के लिए किसी भी अदालत में जांच या किसी अन्य के लिए नहीं भेजा जा सकता है और ना ही कोई न्यायालय इस पर किसी भी प्रकार की कोई जांच कर सकती है। राष्ट्रपति अनुरोध कर सकते हैं कि मंत्रिपरिषद दी गई किसी भी तरह की सलाह पर पुनर्विचार करे और पुनर्विचार करने के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति हेतु बाध्यकारी हो जाती है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। पहली बार राष्ट्रपति को कोई भी मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह या सुझाव दिया जाता है, उस पर राष्ट्रपति के पास ये अधिकार रहता है, यदि वे चाहे तो मंत्रिपरिषद को उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। लेकिन यदि एक बार सेम सलाह या सुझाव पुनर्विचार के बाद दोबारा फिर से राष्ट्रपति को दी जाती है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्यकारी है। यह प्रावधान संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा पेश किया गया था। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 75। सॉरी यार, बार बार बीच में ये डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। अनुच्छेद 75 जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखो चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा उनको इधर उधर घुमाया गया है। एक तरीके से देखें तो हम ये रिपीटेड चीज़ें हो रही हैं। तो अनुच्छेद 75 में क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 15%। एक किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 75। यह प्रावधान 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया था। 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सा प्रावधान लाया गया कि मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक
संसद का सदस्य नहीं है तो उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा, जैसा आपने ऊपर वर्णन भी किया था। अनुच्छेद 77 भारत सरकार का कार्य और आचरण के बारे में हमें बताता है। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों के अधिक कुशल संचालन के साथ साथ मंत्रियों के बीच ऐसे कार्यों के वितरण के लिए दिशा निर्देश स्थापित करेंगे। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। संघ के मामलों में प्रशासन के साथ साथ विधायी पहल से संबंधित मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रालय संबंधी अधिकार। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन या सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, जिसमें उसे नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि ऐसा मंत्री मतदान हेतु पात्र नहीं होता है। देखो, जो भी व्यक्ति एक बार मंत्री बन जाता है वो संसद, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे वो लोकसभा से हो, लेकिन मंत्री बनने के बाद उसको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह संसद के किसी भी सदन में और संसद की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, वहाँ पे बोल भी सकता है। सिर्फ उसे मतदान का अधिकार नहीं रहेगा, वह मतदान उसी जगह पे कर पाएगा जिस सदन का सदस्य है। अब अभी तक जो हमने पढ़ा, एक बार हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, हमने क्या समझा, क्योंकि चीज़ों का इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी काम करते हैं हमने अपना इसमें टाइम दिया है। अगर हम चीज़ें समझते हैं तब तो ठीक है, अगर हमने पढ़ा और उस पर आधारित जो सवाल हैं हम उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, फिर हमारे पढ़ने और ना पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अभी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनको हम देखते हैं, जिनमें हमारा पहला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी है इंदिरा गांधी, विकल्प सी है अटल बिहारी वाजपेयी और विकल्प डी है इनमें से सभी। आई थिंक आप लोगों ने इसका सही आंसर दे दिया होगा, क्यों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से लेकर के अपने पद पर ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे, 1964 तक लगातार देश के प्रधानमंत्री थे। तो ऐसे में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति भी वही थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। भारत में जो प्रधानमंत्री होता है उसको ए नियुक्त किया जाता है, बी निर्वाचित किया जाता है, सी मनोनीत किया जाता है और डी चयनित किया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, अतः विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है। उपर्युक्त सभी ये सत्य हैं, जैसा कि अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये संविधान द्वारा गठित है, अतः विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति करते हैं, बी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, सी राज्यसभा का सभापति करता है, डी उपराष्ट्रपति करते हैं। जैसा कि आपको पता है अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सो विकल्प ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जैसा कि हम आगे देख चुके हैं कि प्रधानमंत्री को दोनों ही शपथें राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा।
सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, बी राज्यसभा का सदस्य होता है, सी लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है और डी राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। आप लोगों ने इसका आंसर लगा दिया होगा। इसका सही आंसर है विकल्प सी। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? इसमें हमसे पूछा गया है अधिक से अधिक कितनी बार। ए केवल एक बार, बी केवल 2 बार, सी केवल 3 बार और विकल्प डी कितनी ही बार। इसका भी सही उत्तर है विकल्प डी। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री बन सकता है या कि सिर्फ 2 बार। वो जितनी बार चाहे और जनता उसको सपोर्ट करे वह उतनी बार देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। जैसा कि अभी हमने देखा था लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि अगर कोई प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो भी वह नेतृत्व किसका करेगा? लोकसभा का। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का भी सदस्य है लेकिन यदि वह प्रधानमंत्री बनता है तो वह किसका नेतृत्व करेगा? लोकसभा का। सो सी इज करेक्ट आंसर। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव। जैसे कि अभी हमने ऊपर पहले ही चर्चा की थी कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। वो निम्न क्या है? उच्च सदन में बहुमत दल का नेता, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता, उच्च सदन में अल्पमत का नेता, निम्न सदन में अल्पमत का नेता। आप लोग अपना आंसर दो। तो हम इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प बी, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। प्रश्न संख्या 11। आप लोगों को ये सवाल बहुत आसान लग रहे होंगे लेकिन ये अभी आसान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने अभी इस टॉपिक को भली भांति पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में कोई और सवाल आते हैं, यही सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। एग्जामिनर हमसे यही सवाल पूछने का प्रयास करता है, पर हम इन सवालों को तभी अच्छे से कर पाएंगे जबकि हमने इनको अच्छे से पढ़ा होगा और रिवाइज किया होगा। अचानक से आपके सामने ये सवाल आ जाएंगे, आप इन्हीं सवालों को करने में हिचकिचाओगे कि कैसे करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? देख रहे हो, सिर्फ शब्दों को घुमाया गया है, चीज़ें वही हैं। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। विकल्प ए 25 ईयर्स इज करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ लोकसभा का सदस्य बनने के लिए
निम्नतम आयु 25 वर्ष चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु 30 वर्ष चाहिए। हमसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, कम से कम पूछी गई है। तो यदि वह लोकसभा से जाएगा तो 25 वर्ष का व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आंसर ए 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, चुने नहीं जाते बल्कि वंशागत होते हैं। देखो, राष्ट्रपति द्वारा ये चुने नहीं जाते हैं बल्कि नियुक्त किए जाते हैं, गलत हो गया। राज्यों के मुख्यमंत्री का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। चुने नहीं जाते बल्कि वंशागत होते हैं, बिल्कुल वंशागत नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? ये नियुक्त किए जाते हैं। अतः हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ता है। देखो, हमने अभी पढ़ा था, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उनको 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़े। वह किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो वो किसी भी सदन में वक्तव्य दे सकते हैं, यह भी गलत हो गया। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। वो बजट, जब वो किसी भी सदन में वक्तव्य दे सकते हैं तो एब्सोल्युटली निम्न सदन में भी बोल सकेंगे। अब वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, यह सही है। और ये सही किस लिए है ये भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, जबकि हमने बोला था कि वह सिर्फ अपने ही सदन में वोट कर सकेंगे। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वोट नहीं दे सकेंगे। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया: जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। सही उत्तर है इसका विकल्प ए, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मोरारजी देसाई। देखो, जब मोरारजी देसाई कांग्रेस से अलग हुए और इन्होंने जब जनता पार्टी बनाई थी तो उस समय ऐसा पहली बार हुआ था 1977 के दौरान, जब एक गैर कांग्रेसी पार्टी से प्रधानमंत्री निकले और वो मोरारजी देसाई थे। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा, वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकते हैं। यह बिल्कुल ही रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आपने पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़ा था। विकल्प ए करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? अभी हम जब आपको पढ़ा रहे थे उसी समय इस बात पे हमने चर्चा की थी कि जब 1964 में अपने कार्यकाल में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहावसान हो जाता है तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में श्री गुलजारी लाल नंदा को नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार विकल्प सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा,
केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा से पद पर रहेंगे। तीसरा, प्रधानमंत्री कानून के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति से संवाद करेगा। ए केवल 1 सही, बी केवल 2 और 3 सही, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। यह बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार चाहो तो आप फिर से इसको समझ लो। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा से पद पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कानून के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति से संवाद करेगा। देखो, केंद्र में मंत्रिपरिषद किसके लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? अभी हमने जब ऊपर चर्चा की थी तो हमने क्या बोला था? लोकसभा के प्रति, ना कि संसद के प्रति। इस प्रकार हमारा विकल्प है तो यहीं पे गलत हो गया। केंद्रीय मंत्री भारत की राष्ट्रपति की इच्छा से पद पर रहेंगे, बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, अतः ये हमारा सही हो गया। प्रधानमंत्री कानून के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति से संवाद करेगा, यह भी हमने पढ़ा था, यह भी सही हो गया। इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, विकल्प 2 और 3। इस प्रकार दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको ज़रूर कुछ नया और हेल्पफुल सीखने को मिला होगा, जो आगे आपके सामाजिक जीवन में और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। टेक केयर, बाय बाय।